मोदी क्यों मांगे 370? ये वो कश्मीर वाली 370 नहीं है, वो तो मोदी ने ही हटाई थी। ये 24 के चुनाव में 370 सीटों वाली बहस है, जिसका टारगेट प्रधानमंत्री ने सेट किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू में थे। जम्मू से उन्होंने जम्मू और कश्मीर दोनों को 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। जम्मू में जिस एम्स की नींव रखी थी, आज उसी का उद्घाटन किया। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन दी, IIT और IIM दिए, कई स्कूल दिए और आगे भी देते रहेंगे, इसकी मोदी की गारंटी भी है। और इसी भाषण में प्रधानमंत्री ने 2 बार 370 का जिक्र किया। पहले तो अनुच्छेद 370 का किया और कहा कि इसके हटने से जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है। दूसरा जिक्र 370 सीटों का किया। लोगों से फिर अपील की कि चुनाव में एनडीए को 400 पार कराएं। इसमें भी अकेले बीजेपी को ही 370 सीटें पार कराएं। हमारी बहस इसी पर है कि बीजेपी को अकेले 370 सीटें क्यों चाहिए। एक जवाब तो यह है कि बीजेपी के पास 303 सीटें हैं। कोई भी नेता इससे बड़ा टारगेट ही रखेगा, छोटा क्यों रखेगा। लेकिन शब्दों के तार कैसे जोड़े जाते हैं ये भी देखिए। जिस दिन लोकसभा के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने 370 सीटों का लक्ष्य पहली बार बोला था, उसी दिन एक बात और कही थी, उनका तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। इसी के बाद से हवा बनाई जा रही है कि मोदी इन्हीं बड़े फैसलों के लिए ही तो अकेले 370 सीट नहीं चाहते। 370 सीटों का मतलब है विशेष बहुमत, मतलब अकेले बीजेपी का 2/3 से ऊपर बहुमत होगा। मोदी के विरोधी नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मोदी के नंबर मिले तो अकेले सब कुछ उलट पुलट कर देंगे। वो सारे काम डंके की चोट पर जो उनकी लिस्ट में पेंडिंग है वो करेंगे। ये आशंका का डर भी कितना जायज है, इस पर बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि 1984 में राजीव गांधी को भी इंदिरा लहर में 415 सीटों का बहुमत मिला था। तब ये डर नहीं था तो अब क्यों है, और विपक्ष के डर की रेंज कहां तक जाती है। सत्तर जाने के कारण मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अब की बार 400 पार। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। मोदी मोदी जिंदाबाद, हर हर मोदी। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। 400 पार बोल रहे हैं, लेकिन इस बार घर पार्लियामेंट से बाहर बोल के बोला। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। ये बहुत बड़ा कदम आज उठाया है और मैं मुबारक करता हूँ रेल मिनिस्ट्री को, प्रधानमंत्री को, जिन्होंने इसमें योगदान दिया। हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े फैसलों का होगा। तो मोदी का प्लान 370, इसी पर बात करेंगे। कौन कौन खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो मेरे साथ है। धीरेन्द्र कुमार जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के, वो मेरे साथ है। मुजफ्फर खान साहब लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनके नेता फारूक साहब ने आज बाकायदा बधाई दी है प्रधानमंत्री और रेलवे मिनिस्टर को कश्मीर को रेल लाइन से जोड़ने से। तो क्या फारूक साहब बदलेंगे, इस पर मैं बात करूंगा मुजफ्फर साहब से। रोहन गुप्ता जी है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, और थोड़ी देर में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ जुड़ेंगे। सबके लिए 90 सेकंड अपने तय समय में बात करने के लिए। मिशन 370 और कांग्रेस का अलायंस क्लियर भी नहीं हो पा रहा है, कहां गठबंधन होगा रोहन भाई, यही नहीं डिसाइड हो पा रहा है। तो विपक्ष में कंफ्यूजन और बीजेपी का मिशन, ये तो दिखाई दे रहा है भी देश की आम जनता को। आपको क्या लगता है? देखिए दीपक भाई, बीजेपी का मिशन क्या था देश की जनता ने आज देख लिया।
और बीजेपी के मिशन को करारा थप्पड़ आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने मारा है। और आपने पहले ही जब कहा कि चंडीगढ़ के जो चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको मेयर घोषित किया है, इस बात को मैं इसीलिए कह रहा हूं दीपक भाई कि अगर भाजपा को अपने जो दावों पे भरोसा होता तो इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करनी पड़ती। अगर उनको अपने दावों पे भरोसा होता तो कांग्रेस के नेताओं को लेकर सीधा उनको राज्यसभा सदस्य नहीं बनाना पड़ता। अगर अपने दावों पे भरोसा होता तो जो वर्कर ग्रासरूट पे मेहनत करते हैं, बूथ पे मेहनत करते हैं, आज उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती। अगर अपने उनको दावों पे भरोसा होता तो जेडीयू की तरह या किसी भी प्रकार से जो पार्टी को तोड़ा जा रहा है वो काम नहीं करते। ये सब हवाई बातें हैं। जो 370 की बात कर रहे हैं, आज जब एनडीए की बात आती है तो 400 पार बोल रहे हैं, मतलब एनडीए का आंकड़ा 30 से चालू हो रहा है। तो ये तो एनडीए की पार्टियों को समझना चाहिए कि भाजपा के साथ रहकर उनका फायदा नहीं नुकसान होने वाला है। जो मैं समझ रहा हूं दीपक भाई, देश का माहौल बदल रहा है। जिस प्रकार से किसान आंदोलन में पूरे देश के किसानों ने देखा कि सरकार का भरोसा नहीं कर सकते हैं, हर उस मुद्दे पे जब आप आंकड़ों की बात करेंगे, जब आम जनता की बात करेंगे, उनके मुद्दों की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, भ्रष्टाचार की बात करेंगे, इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आप उनसे आंकड़े बनवा लो, वो 370 पार अब की बार, मतलब स्लोगन देने में मास्टर है, पर जनता की सुनवाई नहीं है। जनता की आवाज को कुचला जा रहा है, विपक्ष की आवाज को कुचला जा रहा है, एजेंसियों के दुरुपयोग द्वारा कुचला जा रहा है। मुझे लगता है इसका करारा जवाब देश की जनता देगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी शुरुआत की है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत की है। धीरेन्द्र कुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में सुधांशु जी भी जुड़ेंगे। धीरेन्द्र जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आज तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है, तगड़ी फटकार लगाई है सरकार को। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है वो सर आंखों पे, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है वो सभी लोगों के लिए सर्वमान्य है। हम इन लोगों के जैसे नहीं हैं कि कोर्ट पर भी कह देते हैं कि ये बीजेपी का कोर्ट हो गया है। आज इनको ये बोलने में कोर्ट पर, तो कोर्ट के बारे में भी इनकी धारणा बदलते रहती है दीपक भाई। और ये रोहन जी अभी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे। आज तो लोकतंत्र जिंदा, कल लोकतंत्र खराब। अभी अपने गठबंधन की ये चिंता करें और 300 और 400 पार, 370 पार हम क्यों नहीं करेंगे, 400 पार हम क्यों नहीं करेंगे रोहन जी? हमको करना है और करेंगे क्यों? काम हमने किया है। हमारे पास देश को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का रोड मैप है। हमारे पास आर्थिक शक्ति के रूप में हम नंबर 1 पे जाएंगे 2047 में। यह भी रोड मैप हम प्रधानमंत्री ने दिया देशवासियों के। सामरिक शक्ति का हमारे पास रोड मैप है। आध्यात्मिक शक्ति जो हमारे पास है उसका हमने रोड मैप दिया है। कुल मिला के देश के लोगों का भरोसा मोदी जी पे है और लगातार देश आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग 400 पार जाएंगे, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं। कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। आज ये जो यात्रा लेके चले हैं, मुझे याद होगा रोहन जी को भी शायद भूल गए होंगे कि इसी प्रधानमंत्री के लिए शब्द कहा गया था जब क्रिकेट टीम हारी थी इंडिया की, तो प्रधानमंत्री जी के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया था? मैं इस शब्द को दोहराना नहीं चाहता हूं, शायद पनौती कहा था। लेकिन जब राहुल गांधी जी, दीपक जी मुंबई से निकले हैं, तब से एक एक गठबंधन के लोग, अब तो हालत ये आ गई है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को छोड़ते चले जा रहे हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ते चले जा रहे हैं। उस शब्द को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं, लेकिन देश के लोग आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में वो शब्द बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, ये उनको जवाब देना चाहिए। ठीक है। मुजफ्फर खान साहब से शुरू करता हूं। मुजफ्फर खान साहब, सुधांशु जी भी मेरे जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, स्वागत है आपका। रोहन गुप्ता जी ने आप पर आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी का जो मेयर जीता उसको लेकर मैं आऊंगा, लेकिन मुजफ्फर खान साहब, आज तो आपने फारूक साहब ने बधाई दे दी, तो इसका मतलब बीजेपी की तरफ आ रहा है मामला थोड़ा थोड़ा फारूक साहब का। इंडिया का साथ आप भी छोड़ेंगे? दीपक जी बधाई देने हैं। वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, यहाँ आए, उन्होंने रेल का उद्घाटन किया। हालांकि रेल का प्रोजेक्ट कोई बीजेपी का स्टार्ट का प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत पहले से स्टार्ट था, कंप्लीशन होने के करीब है। तो जाहिर सी बात है, हमारी जम्मू कश्मीर में आकर उन्होंने रेल के पटरी को और रेल ट्रेन को जो बधाई दी है और उद्घाटन किया है, तो जाहिर सी बात है हम सब को शुक्रिया अदा करना वो कर्टसी है। लेकिन इसको अगर आप ये रंग देना चाहते हैं कि हम एनडीए में आने वाले हैं, या फारूक साहब ने ये कह दिया, फारूक साहब का बड़ापन है कि वो हमेशा स्पेड को स्पेड कहेंगे और किसी भी अच्छी बात को वो कभी भी नकार नहीं सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात थी। हम प्रधानमंत्री सारे मुल्क के हैं, अपोजिशन करना अलग चीज़ है, लेकिन प्रधानमंत्री एक हमारे मुल्क के कॉर्नरस्टोन हैं, वो एक शख्सियत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छा किया। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा
कि 370 का यहाँ आकर ये जिक्र करना कि हमने 370 हटाया, वो हम लोगों को भी बुरा लगता है, यहाँ की आवाम को बुरा लगता है, क्योंकि 370 मुझे नहीं लगता है कि 370 के हटाने से बिहार के किसी आदमी को, यूपी के किसी आदमी को, या दिल्ली के किसी आदमी को, या महाराष्ट्र के किसी आदमी को उससे कोई मुलाजमत मिली होगी, नौकरी मिली होगी। हाँ, अगर मिली होगी हमसे छीन के, हमारे यहाँ के मैंने देखा कंट्रैक्टर भी बाहर के आ रहे हैं, इवन जो रेडी वाला है वो भी यूपी और बिहार से लाया है, लेकिन आपने जम्मू वाले किसी से छीन के उसको दिया है, तो उस छीन कर एक से दूसरे को देने से मुझे नहीं लगता कि उससे रोजगार मिला है, या उनके लिए कोई डेवलपमेंट हुई है, या महंगाई में कोई कमी आई है, या नौकरियां जो वादा किया था 2014 में, ठीक है, वो नौकरियां मिली हैं। 370 हटाने से इकानमी नहीं बढ़ी है। ठीक है, ठीक है, इस पर बात करेंगे मुजफ्फर खान साहब, अगले संस्करण में, अगले सवालों में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सुधांशु जी, रोहन गुप्ता जी ने जिस आरोप से शुरू किया था, मैं उसी से करता हूं कि आज आपको कड़ी डांट पड़ी है, आम आदमी पार्टी के मेयर को विजयी घोषित कर दिया गया है, और साथ ही साथ हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला आया वो भी बीजेपी के लिए झटका है। कैसे देखते हैं रोहन गुप्ता के इन आरोपों को कि हाँ वाकई लोकतंत्र की हत्या आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो कोर्ट का निर्णय आया है वो शिरोधार्य है। इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय सरकार के अगेंस्ट में रहा, चंडीगढ़ का निर्णय सरकार के अगेंस्ट में रहा। और एक और निर्णय बोल देता हूं दीपक जी, राहुल गांधी की सदस्यता भी कोर्ट ने बहाल कर दी। अब मैं रोहन गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, माफी मांगेंगे राहुल गांधी विदेश में जाके कहने के लिए कि डेमोक्रेसी हैज फिनिश्ड इन इंडिया, ऑल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन डिमोलिश्ड? और उनसे प्रिसाइजली पूछा गया, साफ साफ पूछा गया, क्या कोर्ट के बारे में भी कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा हां मैं कह रहा हूं, न्यायालय भी वो है। और न्यायालय को लेकर कितने कितने मुद्दे इन लोगों ने बनाए, बताइए साहब। अगर 4 निर्णय आपके पक्ष में आ जाए तो लोकतंत्र की जीत है, और 4 निर्णय आपके खिलाफ आ जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। एंड ऑल इंस्टीट्यूशंस, और विदेश में जाकर अपमानित किया। हम विनम्रता से कहते हैं, हम निर्णय को स्वीकार करते हैं। मैं कांग्रेस अपेक्षा करूंगा आज देश से माफी मांगे कि दुनिया भर के में जाकर देश को बेइज्जत किया, यह कहने के लिए कि डेमोक्रेसी समाप्त हो गई है, सारे इंस्टीट्यूशन समाप्त हो गए हैं, और न्यायालय की भी अवमानना की। यह मेरा इसके ऊपर उत्तर है। दूसरी बात जो अभी मुजफ्फर साहब कह रहे थे, मैं उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा 370 हटने से क्या हुआ। जनाब, 370 हटने के बाद 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है जम्मू कश्मीर में। 370 हटने के बाद आपको पता है कि पिछले 2 साल में 2 करोड़ पर्यटक आए हैं, जबकि पहले 14 लाख आते थे। और सबसे बड़ा अंतर यह पड़ा है कि वो ISIS और जो पाकिस्तान के झंडे दिखने बंद हो गए। और मैं एक लाइन और कह दूं दीपक जी, इन्होंने कहा बिहार और बाकी देश में क्या असर पड़ा। साहब, जब हमारी सरकार नहीं थी तो देश का कौन सा इलाका था धमाका नहीं होते थे। पटना में भी हुआ था, गया में भी हुआ था, धीरेन जी को याद होगा। गुवाहाटी में भी हुआ था, चेन्नई में, नागपुर में, कानपुर में, जयपुर में, इलाहाबाद में, फैजाबाद में, लखनऊ में, सब जगह होता था ना। और कोई भी भीड़ निकलती थी, इंस्पेक्टर अयूब पंडित को जुमे के नमाज के दिन खत्म कर देती थी। तो सब कुछ समाप्त हो गया है। तो देश के आतंकवाद का हब जो कश्मीर में बना था वो कश्मीर के 4 जिलों तक सिमट गया है। ये 370 के हटने के बाद कश्मीर और देश के अंदर ये बदलाव आया। ठीक है, रोहन गुप्ता जी जवाब दीजिए, क्या राहुल गांधी चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने कहा था चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप, वो क्या भारत के लोकतंत्र को बचाएंगे? ये उनके एग्जैक्ट कोट था। तो आज क्या इसके लिए माफी मांगेंगे? प्रजातंत्र खत्म हो गया है? मुजफ्फर सर, मैं आपका तुरंत आऊंगा, रोहन गुप्ता जी से इस पर जवाब ले लूं, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास। मैंने देख लिया दीपक भाई, बहुत बड़े शर्म की बात है भाजपा के लिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वीकार करते हुए कांग्रेस को सवाल पूछ रही है। आज हत्या किसने की? हत्या तो की ना, ये सरकार ने ये फैसला नहीं लिया दीपक जी। आज सुधांशु जी एक अच्छे प्रवक्ता है, मित्र हैं। ये जो स्टेप सरकार ने नहीं लिखा है, चंडीगढ़ का स्टेप सरकार ने नहीं लिया है, कोई भी इलेक्ट्रोल का बॉन्ड सरकार ने स्टेप नहीं लिया है। ये सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल यह संवैधानिक है। और आप लोग भूल मत जाइए सुधांशु जी, जब 4 सुप्रीम कोर्ट के जज ने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था, आपने हस्तक्षेप करने का हमेशा प्रयास किया है, पर आज सुप्रीम कोर्ट ने उसी को करारा तमाचा मारा है। देश को गुमराह मत कीजिए, देश से माफी मांगिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लिए माफी मांगिए, चंडीगढ़ के लिए भी माफी मांगिए, क्योंकि शर्म आनी चाहिए। जब चंडीगढ़ का मामला हुआ था, आपकी पार्टी के प्रवक्ता के उसको जस्टिफाई कर रहे थे, उसको बता रहे थे कि वो सही है। आज उन सबको
आके माफी मांगनी चाहिए। सुधांशु जी, जब हकीकत होती है हकीकत के साथ रहना चाहिए। अच्छे प्रवक्ता का जब एक नियम होता है, जब अपनी पार्टी की गलती हो तो उसको स्वीकार कीजिए, सामने सवाल मत पूछिए। आज पूरा देश देख रहा है, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको ये सब क्यों करना पड़ रहा है सुधांशु जी? आपकी मजबूरी है, आपको मालूम है कि अंदर की हकीकत क्या है। जब जनता जब अब जवाब देगी, अब जनता समझ चुकी है। आप क्या समझते हैं जनता नहीं समझती? आपको जो कुचलने का, डराने का जो प्रयास है वो बंद कीजिए। किसान से लेके, युवा से लेके, महिला से लेके आज पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आप लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं कि इसी प्रकार से आपके द्वारा किए गए चीरहरण से देश की रक्षा करेगा, ये हमारा भरोसा है। सुधांशु जी, जवाब आपका कि आपने तो जनतंत्र का चीरहरण किया और चंडीगढ़ में तो आपके ही प्रवक्ता डिफेंड कर रहे थे, गलत तो नहीं बोल रहे रोहन भाई ये बात? मैं एक बात कह रहा हूं रोहन जी, जब अदालत का निर्णय आ जाता है तो माफी नहीं सजा होती है, और जो अदालत सजा मुकर्रर करेगा संबंधित व्यक्ति को तो सजा तो आपको होनी चाहिए। राजनीतिक बयान के लिए होती है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए जनाब, माफी राजनीतिक बयान के लिए होती है। आपके प्रवक्ता ने जस्टिफाई किया, आपने जाके आपके प्रवक्ता ने जस्टिफाई किया है, चंडीगढ़ की घटना को जस्टिफाई किया, उसके लिए माफी मांगी। आप दोनों ही हैं, अभी आपके बीच नहीं बोले, सुधांशु जी की बात कंप्लीट करनी चाहिए। हम तो नहीं बोले। हाँ, मैं बोलता हूं, आपने जाकर इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली क्या बात हो सकती है कि आप इंग्लैंड की धरती पे खड़े होकर, जिसने हम पे हुकूमत की, आप कह रहे हैं आई एम वाई द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, ब्रिटेन एंड अमेरिका आर ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट। हिंदी में कह दूं, अर्थात लोकतंत्र के संरक्षक ब्रिटेन और अमेरिका इस बात से अनजान क्यों हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, सभी संस्थान समाप्त हो गए हैं, ईवीएम और चुनाव आयोग समाप्त हो गया है। गजब है भाई, चुनाव आयोग ऐसा समाप्त हुआ है कि पंजाब में चुनाव आयोग न्याय संगत काम कर रहा है, हिमाचल में न्याय संगत काम कर रहा है, हरियाणा में वो खराब हो गया है, राजस्थान उत्तर प्रदेश में खराब हो गया है, फिर उसके बाद गुजरात में भी खराब हो गया है। अब पिछली बार आप जीते थे तो छत्तीसगढ़ में अच्छा था, इस बार ईवीएम खराब हो गई है, तेलंगाना में ईवीएम अच्छी है, कर्नाटक में ईवीएम अच्छी है, मगर क्या बताएं बंगाल में भी अच्छी, उड़ीसा में अच्छी, असम में खराब हो जाती है। क्या आपने समझ रखा है? देश के लोगों को अपने राजनीतिक हितों के आधार के ऊपर देश की बेइज्जती करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। रोहन गुप्ता जी, लॉजिक वाली बात तो सुधांशु जी ने भी कही है। सुधांशु जी जो लॉजिक की बात कर रहे हैं वो कहां पे इलॉजिकल मैं बताऊं। माफी आपको इसलिए मांगनी चाहिए कि ये जो देश की रक्षा जो की है आपने नहीं की है, लोकतंत्र की हत्या आपने की, सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा की है, और आपके प्रवक्ताओं को आके माफी मांगनी चाहिए क्योंकि राजनीतिक बयान किए और चंडीगढ़ की घटना को जस्टिफाई किया। आपको नहीं लगता है सुधांशु जी आज का जो दिन बनता है एटलीस्ट ईमानदारी से देश के सामने माफी मांगनी चाहिए? ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए कहा, आपने भी कई डिबेट में सुप्रीम कोर्ट यहां पे आके इलेक्ट्रल बॉन्ड की आपने जस्टिफाई किया, और वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है, आरटीआई के खिलाफ है। तो आपको नहीं लगता है कि आपको स्वीकार करना चाहिए? किसानों की हम बात कर रहे हैं, चलिए ये तो राजनीतिक मुद्दे हो गए, आज किसान रोड पे बैठे हुए हैं, आपकी सरकार बिल्कुल संवेदनहीनता से उनके साथ बर्ताव कर रही है, आपको नहीं लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए? मुद्दे मत करिए। राहुल जी ने जब भी कहा देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया और आगे भी करते रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का दिल से तहे दिल से स्वागत करते हैं कि इस सरकार के अहंकार को इसी तरह से सबको मिलकर कुचलना पड़ेगा, और पूरे देश के लिए एक अच्छा मैसेज है। सुधांशु जी आज मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट आपके जैसे प्रवक्ता इस प्रकार की घटना को जस्टिफाई करके काउंटर नहीं करना चाहिए, प्यार से देश की माफी मांगिए, आपकी थोड़ी सी विश्वसनीयता है, अगर आप माफी मांगेंगे तो देश की जनता शायद आपको माफ कर दे। पर आज के दिन जिस प्रकार से कैमरे में हमने काटते हुए देखा उस अधिकारी को, जिस प्रकार से आपके सामने, जब आपको लगता है कि आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था भाजपा का, जब वो कैमरे के अधिकारी के फोटो आपके सामने आए, कि आपको नहीं लगता था कि नैतिकता की बात करके उसी दिन आपको उस आदमी को बर्खास्त करके आपको जो निर्णय है वापस करना चाहिए था? नहीं, आपने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये जब चीजें मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाती है और दूध का दूध पानी सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है, और उस बात का भी आप यहां पे आके माफी नहीं मांगते, मुझे लगता है कि भाजपा के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। ठीक है सुधांशु जी, बस संक्षेप में जवाब देता हूं। देखिए कितनी मजेदार बात कह रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेक्निकल इश्यूज उठाए, सरकार उस बात का परिमार्जन करके बताएगी, मगर हमारा मानना था सुप्रीम ये इलेक्टोरल बॉन्ड सही है, ये कांग्रेस कह रही है गलत है, फिर 1133 करोड़ रुपए लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से, मतलब 1133 करोड़ ले भी लेने हैं और फिर कहना है पारदर्शी है, माफी मांगो। मेरे भाई माफी आप मांगो, अगर गलत था तो लिए क्यों 1133 करोड़, और सही था तो आज माफी मांगने की बात क्यों कह रहे हो? और साहब कोर्ट से माफी मांगने की बात कहेंगे तो आप क्या कहते हैं जनाब, वहां तो एक अधिकारी पे कार्रवाई हुई है, आपकी तो इंदिरा जी ने ओपनली बोला फ्लोर ऑफ द हाउस पे
कि जुडिशरी को समझना पड़ेगा, नीड ऑफ द आवर, कमिटेड जुडिशरी। तीन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुपरसीड करके बनाया गया क्योंकि वो निर्णय उनके खिलाफ आया था इमरजेंसी के समय में। सुप्रीम कोर्ट ने जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि इंदिरा जी दोषी हैं तो निर्णय को रौंद कर इमरजेंसी लगा दी गई। शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उस महिला को 120 रुपए का वो मिलेगा तो उसे रौंद कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को शरिया को ऊपर कर दिया गया। न्यायालय ने क्या माफी मांगने की बात करेंगे। और मैं याद दिलाना चाहता हूं दर्शकों को, जाके चेक कर लीजिए, आपने जज को रिटायर होने के बाद सांसद होते सुना होगा, पर कांग्रेस पार्टी का सांसद पहले सांसदी से समाप्त हो और हाई कोर्ट से होने के बाद 1 साल का गैप भी हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाए। जस्टिस बहरुल इस्लाम 1970 के आसपास गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज, पहले जज रहे, फिर कांग्रेस के सांसद लड़े, फिर राज्यसभा में रहे, फिर हटे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। क्या जनाब बात करते हैं। इसलिए जब आप लोग बात करिए तो अपनी पृष्ठभूमि देख के क्या करिए। हमने विनम्रता से स्वीकार किया, आपने न्यायालय के किसी निर्णय को विनम्रता से स्वीकार नहीं। ठीक है, मैं सीधे आपके सहयोगी अजीज खान जी के पास चलता हूं। अजीज खान जी, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में है, अखिलेश जी न्याय यात्रा में जा नहीं रहे हैं। छोटा सा जवाब दे दूं दीपक जी। रोहन भाई आगे चलते हैं थोड़ा, आपने बात कर ली उस पर, तो मैं अजीज भाई आपसे सीधे पूछ रहा हूं कि क्या मामला है ये। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में हैं, अखिलेश जी जा नहीं रहे हैं, भाई ऐसे कैसे गठबंधन पकेगा, ऐसे कैसे आप जीत के आएंगे 272? मोदी साहब कह रहे हैं कि हम तो 370 लाएंगे, बताइए कैसे जीतेंगे अजीज खान साहब? गठबंधन होगा रोहन जी से या नहीं होगा? देखिए दीपक जी, गठबंधन होगा और बिल्कुल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बातें चल रही हैं और मुझे लग रहा है कि देश में एक बड़े मामले का फैसला हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, तमाम टेक्निकलिटीज हैं और मुझे लग रहा है ये बहुत जल्दी तय हो जाएगा। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि आज जो गठबंधन हमारा था, है और हमेशा बना रहेगा। एक बात आप जान लीजिए, उस पर कोई संशय नहीं है। लगातार बात हो रही है, हां इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से लापरवाही है, इसको मानना पड़ेगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं ढीली पड़ रही है और वो अपने बात से मुकर रही है। मैं सलाह देना चाहूंगा, रोहन भाई भी बैठे हैं, कांग्रेस को भी बताना चाहूंगा कि कांग्रेस को आगे बढ़ करके गठबंधन में हाथ बटाना चाहिए, क्योंकि आज वो बहुत निष्क्रिय दिख रही है। उसकी निष्क्रियता इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं वो नहीं चाहती कि गठबंधन आगे बढ़े, लेकिन हमारे जो नेता हैं वो हमेशा झुक करके आगे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात रही बात इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन आज है और हमेशा रहेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी डिस्कशन चल रहा था 370 पार की, भाई जुमला और नारा देने में कुछ नहीं जाता है। लोग कहते रहते हैं, इससे पहले इंडिया साइनिंग से लेकर के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या क्या नारे आए, और 10 साल में इसी देश की जनता ने सब कुछ देख लिया। क्या नहीं हुआ इस मुल्क में? आज बेरोजगारी चरम पर है, बड़े स्तर पर बढ़ गई, उसका देखिए उसका दर किस कदर बढ़ गया है। यही कृषि विकास दर आज आप देखें क्या था 2014 में और 2021 में क्या है, वो किस तरह से घटा है। कृषि विकास दर कैसे घट गया, महंगाई चरम पे, बेरोजगारी चरम पे, और जो हमारे मुल्क का कर्ज था वो 50,000 करोड़ से आज 2,20,000 करोड़ बढ़ गया। सवाल इस बात का है कि आप देश को आपने कहां पहुंचा दिया। ठीक है, रोहन सवाल पूछ लो। एक मिनट अजीज खान साहब, जनता ये नहीं जानना चाहती है कि आपने बड़े बड़े वायदे किए थे, और वायदे पे आप कहां खड़े उतर रहे हैं। ठीक है, आपका समय खत्म। अजीत साहब समय की सीमा समझिए। मैं एक सवाल रोहन जी से लेता हूं। रोहन जी, कांग्रेस निष्क्रिय है, गठबंधन नहीं करना चाहती, ये आपके सहयोगी दल का कहना है, बताइए इस पर क्या कहेंगे अरुण गुप्ता जी? देखिए, अजीज भाई ने जो बात कही मैं भी उसका सामने जवाब दे सकता था, पर मुझे नहीं लगता है कि ये सही प्लेटफॉर्म है जो डिस्कशन हो रहा है उसके बारे में यहाँ बात करने का। अरे वो तो सार्वजनिक तौर पे कह रहे हैं रोहन भाई, विश्वास है कि कांग्रेस बिल्कुल, मैं मेरी बात कर रहा हूं। मैं देखिए दीपक जी, देखिए क्योंकि मैं एक जब जिम्मेदार प्रवक्ता और मैं चाह रहा हूं कि गठबंधन हो, मैं किस प्रकार की ऐसी बात आप भी जानते हैं मैं नहीं करूंगा। और अजीज भाई जो नेता इस पे डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनके विवेक पे हमको छोड़ देना चाहिए। आपके यहाँ पे बोलने से, मेरे यहाँ पे बोलने से नहीं होगा, तो मुझे लगता है, पर मुझे विश्वास है दीपक भाई गठबंधन बिल्कुल होगा। पर एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, जो सुधांशु जी ने बात की, आप समझ लीजिए जब भी सुधांशु जी इतिहास के आंचल का सहारा ले ले, मतलब उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बचा है। पूरा देश आपको देख रहा है कि
जब भी आप फंसे तब आप कांग्रेस का बड़े ज्ञाता हैं, इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, घटनाओं को अपनी तरह से तोड़ मरोड़ के आप पेश करते हैं। आप IIM की जो डेट है स्थापित कब हुई उस डेट में भी आप गड़बड़ करते हैं और सालों के खेल में आप खेल जाते हैं। हर बार नहीं खेल पाएंगे क्योंकि जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड की आपने बात की, अगर ये तो ये हो गया कि इस सरकार ने GST डाला, अगर कोई हमारा कांग्रेस का जो खेडूत है या किसान है खेती कर रहा है वो GST नहीं भरेगा। अरे आपकी सरकार के नियम है, हम तो डे 1 से विरोध कर रहे हैं, हम तो योजना का विरोध कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये होगा कि जो आपने ये योजना की उसका कोई वो ना करे? कैसी बात करिए, बेतुकी बात कर रहे हैं आप लोग। पूरे देश के सामने सुप्रीम कोर्ट ने आपको तमाचा मारा है कि 6500 करोड़ आपकी पार्टी डकार गई। अच्छे दिन तो आए पर सिर्फ भाजपा के अच्छे दिन आए, उनके नेताओं के अच्छे दिन आए, जनता के अच्छे दिन नहीं आए। और मुझे लगता है सुधांशु जी, बड़ी तीनों घटना जो आज आपने बात की, भाजपा को आईना देखना चाहिए। जिस प्रकार के अहंकार से आप देश के लोकतंत्र को कुचलने का जो शुरुआत किया है, इस घटनाओं से सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको आईना दिखाया है उससे देश की जनता भी समझेगी कि अगर भाजपा का इसी प्रकार का आचरण आपने चला लिया तो लोकतंत्र खतरे में आएगा। इमोशनल मुद्दे पे, हिंदू मुसलमान पे बात करके भाजपा अपनी सत्ता की रोटियां सेक रही है, उसको पूरे देश को मिलकर रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ये 370 का आधार क्या है? सब जुमला बता रहे हैं सुधांशु जी। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, रोहन जी व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए। आपने एक चीज का भी तथ्यात्मक जवाब नहीं दिया। मैंने सिर्फ पुराना नहीं गिनाया, राहुल गांधी का बयान तो पिछले साल का है भाई, 2023 का भी गिनाया है, जिसके लिए माफी मांगने की मैंने बात कही। तो आपकी परमानेंट वो प्रवृत्ति है, इंदिरा जी के जमाने से लेकर राहुल जी के जमाने तक, ये मैंने बताया, ये कोई नई बात नहीं है। अब दूसरी बात मैं बताता हूं, इसका भी जवाब देता हूं। अजीज खान साहब, ऐसे हवा में बात नहीं करनी चाहिए। बताइए महंगाई की दर कितनी है, कोट करिए सोर्स, और इस समय बेरोजगारी की दर कितनी है, कोट करिए सोर्स। आप कह रहे देश पे सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए कट जाता। अरे 1,60,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड, जो ये तो इनके जमाने में लास्ट 2014 में लेके छोड़ गए थे पेट्रोलियम प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए, और ये जो कि ब्याज सहित 2026 में चुकाने। तो कुछ भी आकर बचकानी बात हवा में बोल जाना, साहब ये हो गया वो हो गया, केवल 50,000 करोड़ का कर्जा था वगैरह वगैरह। अब 370 का जवाब देता हूं। दीपक जी, हमने कहा था 2014 में कि 272 पार करेंगे, इन्होंने इसका मजाक उड़ाया था, 282 दिखाया। 2019 पे हमने कहा 300 पार करेंगे, 303 दिखाया। बंगाल में अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा 20 सीटें जीतेंगे, 18 जीत के दिखाया। हमने कहा था यूपी में 300 पार करेंगे, जीते। पिछली बार सपा बसपा दोनों आगे थे, तब हमने कहा था 3/4 सीटें जीतेंगे, जीत के दिखाया। और जो मोदी जी करते हैं वो गंभीरता से करते हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 4 चुनावों में देखे कि 18,000 बूथ ऐसे थे जो हम लोकसभा विधानसभा चारों हारे थे। उनके ऊपर काम करना शुरू किया माइक्रो लेवल पे, और उसमें से 6,000 बूथ हमने जीत के दिखाए, तब इतनी प्रचंड जीत मिली है। तो जमीन पे भी काम करते हैं, नीति भी सक्षम है, और इतना शानदार नेतृत्व है, और पूर्व में ये सारी बातें करके दिखाई हैं। तो भाजपा की कथनी करनी में अंतर नहीं, इस आधार पे हम ये कह रहे हैं। ठीक है रोहन गुप्ता जी, मुझे बताइए, बीजेपी की हार मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की हार ने सबको चौंकाया, बीजेपी की जीत ने सबको चौंकाया। भाई इनके डंडा, इनका झंडा, इनका एजेंडा, ये तीनों तो है ना इनके, और इनकी इलेक्शन मैनेजमेंट, रोहन गुप्ता जी, उसके आसपास भी नहीं है कांग्रेस पार्टी। कैसे हरा पाएंगे आप इनको? 272 से दूर इन्होंने 370 का लक्ष्य लग दिया अपना। रोहन जी, मैं वही बता रहा हूं, मैं जो तथ्यात्मक बातें करूंगा, क्योंकि आंकड़ों की बात है दीपक जी, आंकड़ों की जब बात होती है तब आंकड़े बोलने चाहिए, मेरे और उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। हमने ये किया इसलिए हम हर ये कर पाएंगे, उसका मैं आपको टेक्निकल बात कर रहा हूं। टोटल 543 सीटें हैं देश में, मैं 322 सीट कहां से वो राज्य गिनवा रहा हूं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, ये 322 सीटें हैं दीपक जी। उसके सिवा 221 सीटें जहां पे भाजपा का प्रभाव है। मैं ये मान के चलते हैं कि ये 221 में से भाजपा ने लास्ट टाइम 75% सीटें जीती थी। आप इस बार ये जो हवाई बात कर रहे हैं 80% सीट मान के मैं चल रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो ये सीटें होती है 170 सीट्स हो रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 322 सीट है, जब तक ये 322 सीट में से भाजपा 200 सीटें नहीं जीतती है तब तक 370 नहीं आ रहा है।
और ये सारे राज्य देख लीजिए दीपक जी, जहां पे भाजपा का बेस है वहां पे सीट बढ़ने की बात आप करेंगे, मैं मान सकता हूं। जहां पे भाजपा का बेस नहीं है ऐसे राज्य मैंने गिना है, जहां पे भाजपा का बुरा हाल है ऐसे राज्य मैंने गिना है, जहां पे भाजपा का कोई अस्तित्व। 322 सीट में से अगर 200 सीटें सुधांशु जी अगर ये बोल रहे हैं तो ऊपर वाला आपका मालिक है। मैं हवा हवाई बात नहीं करता, हम लोग मिलकर बात करते हैं और जो जो तथ्य के आधार पर बात करनी चाहिए। दूसरी बात, आंकड़े में देखिए विरोधाभास दीपक जी, जो एनडीए के इनके साथी हैं, जो बेचारे हमारे साथी धीरेन्द्र कुमार जी अच्छे प्रवक्ता हैं, आज ये ना हो कि एलजीपी का आंकड़ा ही निकाल दे, बेचारे आके यहाँ पे 400 की बात कर रहे हैं, पर आप 400 की जो बात कर रहे हैं उसमें आपकी एक भी टिकट नहीं मिले, ऐसा ना हो। उसका कारण है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एनडीए का जो टारगेट है वो 30 से स्टार्ट किया है। भाजपा को तो 370 दे दिया, पर एनडीए के लिए 30 पार। वो 30 पार क्या है वो प्रधानमंत्री जी जाने। तो ये इनकी हकीकत दिखाता है कि कभी एनडीए था ही नहीं, सिर्फ भाजपा है। पर आंकड़ों की हम बात करें दीपक जी, जिस प्रकार से भाजपा का लास्ट टाइम हिंदी हार्टलैंड में परफॉर्मेंस था, उसके बाद में ये हवा हवाई बात करके देश के सामने हकीकत नहीं रखना, मुझे लगता है देश का अपमान है। आखिरी चीज, बंगाल, कर्नाटक की मैं बात करूं, तेलंगाना की बात करूं, बंगाल की बात करूं, महाराष्ट्र की बात करूं और बिहार की बात करूं, ये पांचों राज्यों के मिलके करीब मिला के 185 सीटें हैं दीपक जी। मुझे 100% विश्वास है जिस प्रकार का इनका हाल है, कम से कम इसमें भाजपा को जो 155 सीटें मिली थी उसमें से कम 100 सीटों का नुकसान मैं सीधा ये 5 राज्यों में भाजपा का देख रहा हूं। मुझे बताइए ये 100 सीटें कहां से लेके आएंगे और बाकी के राज्य में दूसरी 200 सीटें कहां से लेके आएंगे? और भाजपा 290 पे है लोकसभा में, 303 से। रोहन भाई मेहनत अच्छी की आपने ये आंकड़े के लिए, अच्छा विश्लेषण है। सुधांशु जी जवाब देंगे। दीपक ये किस इतिहास में मत चले जाइए सुधांशु जी, इनका डिजिटल डाटा का जमाना। अब सुनिए सर, आंकड़े पे बात कर रहा हूं साहब, कोई जाके इनका रिवाइंड करके देखे ये क्या बोले 231 सीटों पे भाजपा का प्रभाव है। अरे 303 तो हम जीते बैठे हैं और कह रहे 231 पे प्रभाव है। इसके बाद इन्होंने कहा 322 सीटें और हैं जिसमें से 200 जीतनी है। अब 231 और 322 कितना हो जाएगा? 553। सीटें कितनी है? 542। और जनाब ये कौन सा आंकड़ा लेके आ रहे हैं? आंकड़ा ये है कि 224 सीटें भाजपा ने 50% वोट से जीती है। अरे आपका मैथमेटिक्स वापस बोलूं मैंने क्या? आप बोल रहे थे, मैंने बीच में बोला नहीं, शांति से सुना मैंने, आप नहीं बोले। अच्छा, मैंने शांति से सुना जनाब, आप बीच में मत बोलिए, नाराज मत होइए, बोलिए। देखिए 224 सीटें भाजपा ने 50% से अधिक से जीती हैं। 224 50% से अधिक से जीती हैं। और जो आपने कहा कि जिन राज्यों में नहीं, मैंने पहले उदाहरण दे दिया। ये हमारी कितनी सीट थी बंगाल में? 2। कितनी आई? 18। कितने विधायक थे? 3। कितने आए? 77। और जो आप कह रहे हैं ना कि किसी में कोई प्रभाव नहीं, तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, त्रिवेंद्रम की, तिरुवनंतपुरम के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वी आर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हम सबसे बड़ी पार्टी है। यही अंतर है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला हमारी राष्ट्रीय परिषद में कि लोग आए उनके पास 2019 के बाद, अरे मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार भी जीत ली, अब क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की, अब आराम से थोड़ा शांति से रहिए। तो उन्होंने ये कहा कि मैं यहां पर कोई सत्ता भोग के लिए नहीं बैठा हूं, देश के लिए काम करने के लिए बैठा हूं। इसलिए मैंने आपको बताया कि हम किस लेवल पे काम करते हैं। 224 हम पिछली बार 50% पे जीते थे, अब की 303 पहुंचे थे, इसलिए हमें सिर्फ कितना ऐड करना है? 20%। और 20% के लिए वोट कितना बढ़ाना है? 4.5-5%। कांग्रेस ये बता दे 4 बड़े राज्यों में कांग्रेस कहां है? यूपी सबसे बड़ा राज्य, दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, जहां ये 22-23 सीटें शिवसेना ले चुकी, बच्चे में आधा मानिए तो 12-13 सीट रोक रहा हूं।